पैसे बचाना कौन नहीं चाहता, और खासकर अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बहुत पैसा जोड़ के बचा के लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, पर उस गाड़ी के ऊपर भी अगर आप कुछ पैसे बचा पाए, कुछ नहीं बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे आप अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो आपके इतने काम आएगी कि इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई इंसान आपके सर्कल में नई गाड़ी खरीदने जा रहा है। अब आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, पैसा लगने वाला है, पैसा बचने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब मेरे हाथ में क्या है, ये दो पेपर्स आप देख रहे होंगे, ये क्या है? बेसिकली मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहा था और उसमें मुझे ये इनवॉइस मिला है। ये इनवॉइस है बेसिकली गाड़ी मैंने खरीदी थी उसका। अब आपको यहाँ पर ना देख के थोड़ा सा शॉक होगा कि एक्चुअल में जो हम गाड़ी के लिए पे करते हैं और एक्चुअल जो गाड़ी होती है उसमें कितना बड़ा फर्क होता है। और जो पैसा कमा रहे हैं वो कौन कमा रहा है? सरकार ज़्यादा पैसा कमा रही है, डीलर ज़्यादा पैसा कमा रहा है? अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कौन है, आइए समझते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा जूम करके एडिटर आपको दिखा देगा। यहाँ पर ये जो मेरी गाड़ी है इसमें दो तरीके के पेपर्स हैं। एक तो यहाँ पे गाड़ी का अमाउंट आ गया, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सो गाड़ी का अमाउंट इसमें लिखा है 40,62,782। इस पर मुझे कुछ डिस्काउंट दिया था उस टाइम पे, अब तो डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं। ये मुझे ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला था गाड़ी के ऊपर। सो वैल्यू जो आ गई वो आ गई 36,70,888 की। ये गाड़ी की वैल्यू थी, बट मुझे गाड़ी 30 लाख रुपए की, 36 लाख रुपए की नहीं पड़ी है। मुझे गाड़ी कितने की पड़ी है आइए देखते हैं। इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगा हुआ है, जो कि आपका बैठ रहा है आईजीएसटी, ये आ गया 10,27,849 रुपीज का। उसके बाद 20% का सेस लगा हुआ है। ये सेस के लिए आप देख लीजिएगा, बेसिकली गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से 20% का सेस आ रहा है, ज्यादातर केसेस में 22% का आएगा, 2% और फालतू आएगा। सो यहाँ पे यही 48% बैठ रहा है, 48, जनरली ये 50% बैठता है, ठीक है। तो ये आ गया 7,34,178। अच्छा, ये जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ना, लिख के दिखा रहा हूँ, ये कुछ शॉकिंग दिखाना है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका वो जो लीगल वे होता है, जिसे टैक्स सेविंग बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, कि आप टैक्स प्लानिंग करके लीगल तरीके से टैक्स बचाएंगे और पैसा बच जाएगा आपका। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा जो लोग फॉलो करते हैं, खासकर गाड़ियां खरीदते हुए, जिसे टैक्स एविजन बोलते हैं, टैक्स की चोरी बोलते हैं। लोग उसे भी फॉलो करते हैं, उसमें भी पैसा बचता है। आपको चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं। अब सबसे पहले तो हम जेन्युइन तरीका ही समझेंगे कि मैंने कैसे टैक्स बचाया, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद और तो कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है। सो मेरी गाड़ी की कॉस्ट इसके बाद आ गई 54,32,915। बट आप रुकिए जरा, सब्र कीजिए, क्योंकि ये भी फाइनल अमाउंट नहीं है, ये एक्स शोरूम निकला है अभी। सो दिस इज द एक्स शोरूम प्राइस। अभी हमने एक्स शोरूम प्राइस तक कैलकुलेट किया है यहाँ पे। पर आप लोग जानते हैं कि गाड़ी एक्स शोरूम पे भी नहीं मिलती, गाड़ी तो ऑन रोड प्राइस पे मिलती है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड करूंगा सो दैट इसके बाद क्या चार्जेस लगे मैं आपको वो दिखाऊं। सो अब आ जाते हैं दूसरे पेपर पे। ये तो मैंने एक्स शोरूम प्राइस निकाला है, इसके बाद मेरा रोड टैक्स लगा है। अब ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना, एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको, और मुझे बताना आपका पैसा कहाँ बचता है और लोग भी कैसे पैसा बचाते हैं, ठीक है। तो मैंने रोड टैक्स पे किया 6,06,792। मेरी हरियाणा रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रोड टैक्स किस किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसके बाद इंश्योरेंस तो कंपलसरी, आप इंश्योरेंस लेंगे। सो मैंने इंश्योरेंस के लिए 1,80,362 पे किया है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कुछ रीइंबर्समेंट, छोटी छोटी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, TCS। सो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये क्या होता है, ये आपको पे करना होता है, पर एक तरीके से ये जो अमाउंट है ना, ये मैंने दिया था 54,329। सो ये 54,300 रुपये जो है, 329 रुपये, ये बेसिकली मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया एक तरीके से। सो जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा तो ये अमाउंट वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो ये आपका एडवांस टैक्स है, या आप अभी दे रहे हो, बट ये तो आपको देना ही था। सो ये 1% लगता है, बेसिकली एक्स शोरूम का लगता है। तो एक्स शोरूम का जो भी प्राइस होगा उसका एग्जैक्टली 1% आपको पे करना होता है। और इसके बाद ये छोटा मोटा अमाउंट है, इसे छोड़ देते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे, उसे मैं हटा रहा हूँ। अभी मैं रफली बता रहा हूँ कि मैंने और एडिशनल कितना पे किया। सो अब ये 9,18,000 रुपये मैंने और पे किया है, जिसके बाद मेरी गाड़ी की कॉस्टिंग 63 लाख को क्रॉस कर गई है। गाड़ी थी कितने की, यहाँ पर देखिए
ये गाड़ी का प्राइस था जो डीलर ने मुझे देना था। मतलब डीलर के पास जो गाड़ी खड़ी थी वो 36 लाख की थी और मैंने इसका जो पे किया, मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 63.5। मैंने 63.5 लाख रुपीस दिए हैं इस गाड़ी के, जो कि 36 लाख की डीलर के पास थी। डीलर के पास जो गाड़ी थी उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी लगाया 28% का। ठीक है, अब ये हर गाड़ी में 28% नहीं लगता, बेसिकली कैटेगरी वाइज होता है। अगर आपकी कार 1200 सीसी से ऊपर की कार है तो शायद 28% लगता है, वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाती है। जो लग्जरी में नहीं आती उस पर 18% जीएसटी लगता है। सो ये डिपेंड करता है। और फिर सेस जो है ये जीएसटी वाला सेस है। ठीक है, ये कॉम्पनसेशन सेस बोला जाता है इसे, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सो ये एक अलग टैक्स है। इसके बाद आपका एक्स शोरूम निकलता है और उसके बाद रोड टैक्स, इंश्योरेंस और टीसीएस, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। फिर आप फास्टैग के भी पैसे देते हैं, कुछ और भी रीइंबर्समेंट और छोटी छोटी चीज़ें जो आप एड ऑन्स लेंगे उसके भी पैसे देंगे। सो पैसे बहुत सारे ले लेते हैं आपसे और उसके बाद जो आपका एडिशनल अमाउंट निकलता है उसके बाद आपको फाइनली ऑन रोड प्राइस पड़ता है। सो ये कार की बेसिक कैलकुलेशन होती है। बट अभी एक शॉकिंग बात क्या है कि 36 लाख की कार 63 लाख की पड़ती है। ऑलमोस्ट आप कह रहे हो यार ये तो डबल के आसपास हो रहा है। क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 48% आपको दिख रहा है, जनरली आप इसे 50% देखेंगे। सो 48 to 50% यहाँ पे सरकार कोई भी लग्जरी गाड़ी पर आपसे लेती है। सरकार कहती है सबसे ज्यादा पैसा, सबसे पहले पैसा मुझे चाहिए। सो कोई कमा रहा है नहीं कमा रहा, गवर्नमेंट तो कमा ही रही है, ये नंबर 1 चीज है। अभी ये गवर्नमेंट का खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने वहां पे जो आपकी स्टेट वाइज गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने आपसे रोड टैक्स भी लिया। ये रोड टैक्स डिफर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप कौन सा तरीका पहले जानना चाहेंगे? वो तरीका जो जेन्युइन तरीका जिससे टैक्स बचता है। चलो मैं पहले आपको वो तरीका बताता हूँ जो इलीगल है, जिसे टैक्स एवेजन बोलते हैं, पर लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं और वो यहीं से शुरू होता है। सो यहीं से क्या शुरू होता है? आप देख रहे हैं 6 लाख रुपए का तो रोड टैक्स लग गया। अगर 6 लाख का रोड टैक्स लग गया, क्या ये कम हो सकता है? आंसर है हाँ जी, ये कम हो सकता है। और मैं आपको इसके ऊपर पूरी केस स्टडी भी देने वाला हूँ कि लोग कैसे टैक्स एवेजन करते हैं गाड़ी खरीदते हुए। ओके, सो यहाँ पर आप रोड टैक्स गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा स्टेट वाइज रोड टैक्स क्या है गाड़ियों के लिए। सो अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए सो दैट आपको काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो ये अगेन जैसे मैंने बोला कि गाड़ी कितने की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं ये सीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये भी रोड टैक्स की बात है, वो फिर मैं जीएसटी की बात कर रहा था। सो दिल्ली के अंदर अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से ऊपर की और डीजल की है तो 12.5% का आपको रोड टैक्स लगेगा। अब लोग कहेंगे 12.5%, ये किस अमाउंट के ऊपर है? ये एक शोरूम के ऊपर। सो जो आपकी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस आया, एग्जाम्पल 50 लाख आया, 20 लाख आया, 30 लाख आया, कुछ भी आया, 10 लाख से ऊपर है, 12.5% आपको पे करना है रोड टैक्स के नाम का। अगर यहीं पर ये गाड़ी हरियाणा की थी तो हरियाणा में 20 लाख से ऊपर की गाड़ी पे 10% का रोड टैक्स लगेगा, यहाँ पे 10% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। तो अगर 50 लाख की गाड़ी है तो सीधा सीधा क्या आ गया? 5 लाख रुपए का आपका रोड टैक्स बनेगा। ओके, तो इसी तरीके से यूपी का यहाँ पे लिखा है, यूपी का यहाँ पे 8% आ रहा है, महाराष्ट्र का अलग आ रहा है। सो ये इंडिविजुअल और अनइंडिविजुअल क्या होता है? बेसिकली कई सारे लोग जैसे बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस पर्पस के लिए कार लेते हैं अपनी कंपनी के नाम पे, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे। तो जो इंडिविजुअल हो गया, जैसे पुष्कर राज ठाकुर इंडिविजुअल हो गया, राहुल इंडिविजुअल हो गया, सो ये इंडिविजुअल नेम पर 7% है। पर अगर अनइंडिविजुअल है, इसका मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई फर्म है या फिर जैसे मैंने बोला कोई कंपनी है, तो उसके नाम पे 14% जाएगा। सो 14% का टैक्स वहां पे लगेगा। अब लोग इसे बचाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ये रोड टैक्स बहुत कम होता है। तो अब मैं आपको वो तरीका बता रहा था जिससे लोग पैसा बचाते हैं। अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे होंगे हरियाणा में, दिल्ली में, बट उनके पास जो गाड़ी होगी ना, क्या फर्क पड़ता है उसका नंबर प्लेट कहीं का भी हो, आपको दिखेगा HP का नंबर प्लेट है या किसी और स्टेट का नंबर प्लेट है। अब मैं ऐसे लोगों को, देखो मेरे को तो लगता है इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंस दिखाया है कि टैक्स बचा लिया। अब वो टैक्स कैसे बचता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो लोग उस स्टेट में रह नहीं रहे होते। एग्जाम्पल, कोई इंसान हरियाणा में रह रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया गाड़ी का HP का। आप कहोगे सर बिना एड्रेस प्रूफ के कैसे होगा? बेसिकली होता क्या है, आपको मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे सर आपको ना किसी और स्टेट का, हम जहां पर रोड टैक्स कम है, हम वहां का आपका रेंट एग्रीमेंट बनवा देते हैं। अब आप वहां पे रहो मत, क्या फर्क पड़ता है? रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको वहां का एक एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा और आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, सो रजिस्ट्रेशन कौन सी स्टेट का लगेगा? उस स्टेट का लगेगा जहां का आपने अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाया, जहां पे टैक्स कम था। तो अगर कोई दिल्ली में 12.5% देने वाला था
और उसने एग्जाम्पल के लिए 6% दे दिया, तो आप कहोगे यहाँ पे तो आधा आधा बचा लिया। अगर एग्जाम्पल के लिए 5 लाख या 6 लाख रुपया लगने वाला था और आधा लगा, 3 लाख रुपए लगा, तो 3 लाख रुपए की सेविंग हो गई स्ट्रेट अवे। बट ये मैं बता रहा हूँ लीगल तरीका नहीं, लीगल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, बट ये लोग करते हैं। अब इससे भी ज्यादा क्या करते हैं लोग, एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ था, वो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। सो आप इसे गूगल करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, कि अब कई लोग पौंडीचेरी बोलते हैं, कई लोग पुडुचेरी बोलते हैं। सो अगर आप सिंपली पौंडीचेरी सुपर कार स्कैम गूगल करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं आराम से गूगल करके, कि हुआ क्या था कि केरल के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर ने एक सुपर कार को यूज किया था, एक लग्जरी गाड़ी को यूज किया था जो पौंडीचेरी में रजिस्टर्ड थी। तो वहां से सवाल ये आया कि भाई किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने 2 एक्टर्स को नोटिस भेजा था, उसके बाद एक एक्टर अरेस्ट भी हो गया। उससे पूछा गया कि भाई कौन से एड्रेस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, क्यों रजिस्ट्रेशन कराया। फिर पता लगा कि वो फेक एड्रेसेस थे, मतलब ऐसे एड्रेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब कोई चाय की टपरी और वही बोल दे यही एड्रेस है जी, और वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो भी सुपर कार का। सो 15%, मतलब सुपर कार मतलब जो करोड़ों के अंदर गाड़ियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 करोड़ की भी एक शोरूम वैल्यू है और 15% का टैक्स देना था किसी स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हाईएस्ट रोड टैक्स कहाँ पर है, एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। सो कर्नाटका के अंदर रोड टैक्स सबसे ज्यादा 18% का रोड टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कर्नाटका में और उसने टैक्स बचाना, तो उसने क्या किया, पौंडीचेरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया अपनी गाड़ी का, और वो कर्नाटका में आराम से गाड़ी चला रहा है, रह भी वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पे 18% का रोड टैक्स था और पौंडीचेरी में बहुत ही कम है। तो क्योंकि बहुत ही कम है तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया। इसी तरीके से जो सुपर कार्स देखी गई, पता लगा कि केरल के अंदर 1000 से ऊपर ऐसी गाड़ियाँ थीं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो केरला के अंदर थी, जो कि पौंडीचेरी के अंदर रजिस्टर्ड थी सिमिलर मैनर के अंदर। अब उसके बाद वहाँ का जो मोटर डिपार्टमेंट है उसने उन लोगों को बोला कि जी हमें टैक्स चाहिए, और इस तरीके का एक स्कैम सामने आया। पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रुक गई है। अभी भी इंडिया के अंदर लोग टैक्स बचाने के लिए, रोड टैक्स बचाने के लिए ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा रहे हैं जहाँ पे वो रह भी नहीं रहे, और ये रेंट एग्रीमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैंने आपको एक बस तरीका बताया जो लोग फॉलो करते हैं। तो अब इससे आपको एक चीज़ समझ आ गई कि भैया रोड टैक्स बच जाएगा। अब लीगल तरीकों पे आ जाते हैं कि लीगल तरीके क्या है रोड टैक्स को बचाने के, इनफैक्ट ओवरऑल इसमें हम कितना टैक्स बचा सकते हैं इसे समझते हैं। पहली बात तो, अगर आप अपनी कोई नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और वो ईवी है और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में नहीं यार, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो 100% एग्जेम्पशन दे रही है, तो ये लीगल वे हो गया। आपको रोड टैक्स के नाम पे 1 रुपया नहीं देना, कुछ बेसिक छोटा मोटा अमाउंट होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर हम ईवी पे चले जाएं स्टेट वाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो महाराष्ट्र के अंदर आपको दिख रहा होगा 100% रोड टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन है। सिमिलरली दिल्ली में है, गुजरात में 50% है, असम में 100% है, बिहार में 100% है, वेस्ट बंगाल में 100% है। सो ये आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको रोड टैक्स पे 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगा, प्लस कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, सो दैट वो चाहती है कि ईवी की मार्केट बूस्ट हो। सो अभी ये सरकार आपके लिए जो एक बेनिफिट दे रही है, सो ये हो गया 100% लीगल वे। अब आप यहाँ पे जेन्युइनली अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, अगर आपको ईवी पसंद आती है, आपको आपकी यूज़ की लगती है, तो आप पैसे बचा सकते हैं। मैं आपको कुछ कन्विंस नहीं कर रहा कि आपको ऐसा करना है नहीं करना, हम सिर्फ लीगल तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम पैसा बचा पाए। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके के ऊपर, ये एक बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के अंदर आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे कि 1,80,000 रुपया मैंने पे किया था इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर आपकी गाड़ी और महंगी है, सस्ती है, तो ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है चेंज हो जाएगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं, सो आप हमेशा देखिएगा आपका जो शोरूम वाला होगा ना, वो फोकस करेगा इंश्योरेंस आप हमसे लो, इंश्योरेंस आप हमसे लो। क्यों हमसे लो? क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर भी एक अच्छा खासा मार्जिन, मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 20% का मार्जिन जो होता है वो बचता है। अगर कोई भी इंश्योरेंस करेगा, कोई डीलर इंश्योरेंस करेगा, तो उसे 15 से 20% का मार्जिन बचता है। अब क्योंकि उसे मार्जिन बचता है, तो वो क्या चाहता है कि भैया इसमें 15 से 20%, 1,80,000 का 20% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 36,000 रुपये, 36,000 उसकी जेब में आना है। वो आपको दिखाएगा 1,80,000 ही लेगा, और उसे कंपनी की तरफ से कमीशन आ जाएगी, विच इज़ नॉट रॉन्ग। पर अगर आप थोड़े से समझदार बनो और उसे आप बस बोलो, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं भी है, तब भी आप डीलर को बोल सकते हो भैया ये जो अमाउंट है मुझे ज़्यादा लग रहा है। फिर वो कहेगा क्या? आप बोलो जी मेरा भी अपना एक एजेंट है, वो मुझे अच्छा ऑफर कर रहा है। वो कहेगा कौन सा ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है, आप बोल सकते हो। मतलब दिस इज योर चॉइस, मतलब दिस इज द नेगोशिएशन पार्ट ऑफ द थिंग। तो अगर आप उसे बोलोगे तो वो 20% आपको कम करके दे देगा। रीजन क्या होगा? उसे दिखेगा चल यार मैं नेक्स्ट ईयर कमा लूंगा इससे, नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल भी तो आएगा, और जो भी
मोटर इंश्योरेंस होता है वो हमेशा एक फ्रेश पॉलिसी होती है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हर बार जो परसेंटेज आ रहा है वो डीलर को सेम ही आता है। तो 15% का अगर मार्जिन है, 20% का मार्जिन है, तो हर साल 20% ही उसकी जेब में आता रहेगा। सो अगर आप पॉलिसी कराते हो तो बस ये कुछ चीज़ें हैं यार, मैं बस बता रहा हूँ आपको। टीसीएस मैंने आपको बताया, ये तो एक ही बार आपको लगना था, और ये आप जब टैक्स फाइल करोगे तो उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट करा सकते हो। इनफैक्ट रीइंबर्समेंट भी आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं आगे। अब आप बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे थे ये जीएसटी के नाम का और ये सेस के नाम का, क्या इसका कुछ हो सकता है? इसका ना एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ हो सकता है। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस सेस को तो भूल जाओ, ये आप 20% दोगे या 22% दोगे, इसका कुछ नहीं मिलना आपको। ये पैसा तो सरकार लेगी ही लेगी आपसे। अगर सेस लगा हुआ है तो सेस बेसिकली क्यों लगाती है सरकार? सेस लगाती है चीज़ों को और लग्जरी बनाने के लिए और अनअफोर्डेबल बनाने के लिए। गवर्नमेंट को पता है भाई कोई आदमी लग्जरी गाड़ी लेने जा रहा है, लग्जरी के लिए जा रहा है, तो लग्जरी के नाम पे पैसा खर्च कर रहा है। अब लग्जरी के नाम पे हम भी पैसा लेंगे, तो चीज़ों को और महंगा बनाने के लिए उस पर सेस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे और महंगा बनाने के लिए, बट जिन चीज़ों में सब्सिडी मिल रही है आपको, उसमें आप देखेंगे जनरली आपको सेस नहीं दिखेगा। तो ये तो आपको लग्जरी चीज़ों में देना पड़ेगा। ईवी के केसेस में यू कैन चेक वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो अगर आपकी गाड़ी पे, आपकी डीजल गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी के सेगमेंट में सेस लगेगा और इसका कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी कैसे बचेगा? सो जीएसटी बेसिकली नहीं बचता है मोस्ट केसेस में, बट कुछ केसेस में आपको जीएसटी का ना आपको फायदा मिल सकता है। जो 28% आपने पे किया, आप 18% पे करते हो, ये आप तब क्लेम कर सकते हो जब आपने जो गाड़ी खरीदी है इसे आप यूज करने वाले हो कोई सर्विस देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप इस गाड़ी को अपने होटल में खड़ा करते हो, आपका एक होटल है, किसी के होटल में आप खड़ा करते हो और वहां से आप पैसेंजर्स को लेकर आने और जाने का काम करते हो। तो उस केसेस में क्या हुआ, आप सर्विस दे रहे हो। अब आप सर्विस दे के जो कमाई करोगे उस पर भी टैक्स लोगे, उस पर भी 18% का या जो भी आपका टैक्स लगेगा। तो अब आपको सरकार को टैक्स देना था। एग्जाम्पल के लिए आपका टैक्स बन गया 1 महीने का 20 लाख रुपया, और आप क्या देखते हो, आपने उसी महीने में गाड़ी परचेज करी थी और उस गाड़ी पे आपने जीएसटी दिया 10 लाख रुपए का। सो अब आपको 20 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए ही देना है, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई ड्राइविंग स्कूल है तो वहीं पर भी सेम सर्विस वाली बात आ गई। ड्राइविंग स्कूल है तो आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी खरीद के लोगों को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो। सो अगर आप उस गाड़ी को कोई सर्विस के लिए यूज करते हो, ओला उबर के लिए यूज करते हो, एनीवेज, सो अगर आप उसे कोई सर्विस के लिए यूज करते हो तो उसमें आपका ये जो जीएसटी है इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है, इनपुट क्रेडिट आपको मिल सकता है, तो आपको क्रेडिट मिल जाता है और वो आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाता है। सो ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर आ जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल बिजनेसेस हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा? अब जैसे मैं एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ, सो आप भी अगर एक कोई नॉर्मल बिजनेस करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप अपनी गाड़ी को यूज करते हो ऑफिस जाने के लिए, मीटिंग्स के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, सो अब आपको एक फायदा क्या मिलेगा, आपने ओवरऑल गाड़ी पे क्या पे किया। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो मेरे वाला सर्कमस्टांस था उसमें मैंने ये अमाउंट पे किया था 63,51,000 रुपीज। अब मैंने जो ये अमाउंट पे किया था, अब ये मेरा एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। अब मेरी उस साल की कुछ ना कुछ इनकम भी रही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जो मैंने अमाउंट दिया मेरी एग्जाम्पल के लिए उतनी ही इनकम थी, तो यही मेरी इनकम थी। एग्जाम्पल है, आप कम ज़्यादा तो डेफिनेटली होगी, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये इनकम थी, ठीक है। अब इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक वो इंसान जिसकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है। अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको 30% का टैक्स लगता है, प्लस भैया सेस लगता है, सरचार्ज लगता है। आपने सुना होगा ना एजुकेशनल सेस वगैरह, अपनी आईटीआर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो आप जो भी इनकम के ऊपर आप टैक्स भरते हो उसके ऊपर डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी के ऊपर आते हो, क्या आपका स्लैब पड़ता है, तो आपको सरचार्ज या कुछ एडिशनल लगता है। तो 30% से हमेशा वो ऊपर ही होता है, 31-32% आप देखोगे, डिपेंडिंग आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम और ज़्यादा है तो वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ कैसे जाएगा, अगर आपकी इनकम एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए की है, उससे ऊपर की है, तो आपको 42% का टैक्स लगता है। तो अब आप कहोगे 42% का टैक्स, 5 करोड़ से ऊपर की इनकम, सर हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो हम लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे हैं ये वही लोग खरीदेंगे जिनकी इनकम करोड़ों में है ना। जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदता है, जिसकी इनकम लिमिटेड है वो नॉर्मल गाड़ियाँ खरीदता है, और जिसकी इनकम बहुत ही कम है, 10 लाख से भी कम है, तो वो गाड़ियाँ नहीं खरीदता। तो अगर आप गाड़ी वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं इसलिए ये सारे सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इनकम के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। सो अगर आपका टैक्स, वो सारे आप जो आपको फ़ायदे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या आप कहते हो जी 5 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं देना, वो सब हटा दिए मैंने, साइड कर दिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको 31% का टैक्स देना।
सो 30% या 31% का जो भी आपको टैक्स देना था वो नियर अबाउट इतना आएगा, इस अमाउंट का, ठीक है, 19,68,000 समथिंग आएगा, ये आपको भरना था। अब आप कहोगे पूरा का पूरा बच जाएगा, द आंसर इज नो। होता क्या है, जो आप गाड़ी खरीदते हो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, और डेप्रिसिएशन आपको 15% का मिलता है, और ये 15% हर साल, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं, ये मैंने अमाउंट लिख दिया, अगर मैं इससे 15% घटा दूंगा, सो ये 9 लाख रुपीज़ डायरेक्ट होगा पहले साल का, और जो मेरी गाड़ी की रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं WDV, सो वो हो गई 53,98,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल में ही मेरी गाड़ी डेप्रिशिएट हो गई। बट फायदा कब मिल रहा है, जब आप अपने व्हीकल को यूज करते हो फॉर एनी बिजनेस पर्पस। अब डेफिनेटली आपका कोई बिजनेस है, आपको मीटिंग्स के लिए जाना है, ऑफिस जाना है, सो ये बिजनेस पर्पस में काउंट होता है। आप सैटरडे संडे अपनी वाइफ को घुमाने भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस एंटिटी के नाम पे आपने गाड़ी ली हुई है, सो आपको ये डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाती है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया जो बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहोगे यार अगर हम जॉब करते हैं तो ये है ना, ये फाइनेंस का सबसे बड़ा आपको लूप होल समझना है जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बट इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपकी जेन्युइनली कोई जॉब है तो होता क्या है, आपके पास जो भी इनकम आती है, ठीक है, आप इसके अंदर से एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते। मैं आपको समझाता हूँ कि डिफर क्या होता है। आपको इनकम आती है, आपको सैलरी आती है, उस सैलरी पे आपको पूरा टैक्स भरना है, कुछ नहीं कर सकते आप, और उसके बाद आप अपने एक्सपेंस करते हो, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो, इस केस में जब आपके पास इनकम आती है या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी बिजनेस इनकम में आती है, तो अगर आप इनकम जैसे आपकी जो भी आती है उसमें से पहले आप अपने एक्सपेंस घटा लीजिए। आपके एक्सपेंस क्या हुए, एग्जाम्पल के लिए जी मैं गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ, फिर मेरी कोई बिजनेस मीटिंग होती है, मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अब चाहे मैं बिजनेस क्लास की फ्लाइट करा के जाऊँ, टिकट करा के जाऊँ, अब वो भी जो होगा वो मेरा एक्सपेंस होगा। अगर मैंने मोबाइल खरीदा या लैपटॉप खरीदा, उससे मैं कोई भी बिजनेस का काम करता हूँ, कोई मीटिंग करता हूँ, कोई जूम कॉल करता हूँ, वो मेरे एक्सपेंस में कंसीडर हो जाएगा सर। और जब मेरे एक्सपेंस में कंसीडर हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, उस पर मुझे टैक्स देना है। सो जॉब में आपके पास कुछ नहीं है, आप एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन पूरी अलग है। सो यहाँ पे आपको पहले टैक्स देना होता है। अगर किसी की जॉब में बहुत ज्यादा सैलरी है तो आप देखोगे उसके इन हैंड में बहुत कम बचता है, क्योंकि टैक्स लग जाता है और भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं, तो वो हम अभी ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको इनकम के ऊपर एक्सपेंस का बेनिफिट मिल जाता है और फिर आपको टैक्स देना होता है वट एवर इज लेफ्ट ओवर। अब ये जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, ये आपको मैंने समझाया कि आप लीगल तरीके से किस तरीके से अपनी, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो उस पर आप सेविंग कर सकते हो, कैसे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेके। फिर मैंने रोड टैक्स के बारे में भी आपको बताया और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो या आप लैपटॉप खरीदते हो, यहाँ पे तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा था। जब मैंने बताया कि आप कोई डीलर हैं या फिर आप किसी सर्विस के लिए अपनी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, तो आपको 28% का जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा था। पर अगर आप कोई और चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, अभी मान लीजिए मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एसी लगा है, एसी पे भी 28% का जीएसटी होता है। पर अब लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने जब एक वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बताया कि आप कैसे बेसिकली अपनी सेविंग कर सकते हो, तो लोगों को लगा कि भैया अगर मैंने एसी खरीदा 28% पे तो मुझे एसी ही बेचना है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपका एंड प्रोडक्ट क्या है। मैंने एसी लगाया एक स्टूडियो में क्योंकि मैं एक वीडियो अच्छी बना पाऊँ, मैंने कैमरा खरीदा उस पर भी मुझे जीएसटी लगा, मैंने मोबाइल खरीदा उस पर भी मुझे जीएसटी लगा, मैंने लैपटॉप खरीदा उस पर भी मुझे जीएसटी लगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, या फिर मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, इस पर भी मुझे जीएसटी लगा, पर मैं इस बोर्ड को आगे बेच नहीं रहा हूँ। इस बोर्ड के थ्रू वी आर मेकिंग अ वीडियो। अब इस वीडियो से मान लीजिए यूट्यूब मुझे कुछ पैसे देता है, तो अगर वो मुझे कुछ पैसे आ जाते हैं, वो मेरी इनकम हो गई, ठीक है। अब यूट्यूब की इनकम पे तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में है तो आपको जीएसटी का एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसी तरीके से मैं कोई और सर्विस दे रहा हूँ, तो कोई भी अगर मैं सर्विस देता हूँ, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देता हूँ, मैं आईफोन का प्रमोशन कर देता हूँ। अब इन केस ऑफ आईफोन प्रमोशन व्हाट विल हैपन, इस आईफोन का प्रमोशन हुआ, अब एप्पल ने मुझे कुछ पैसे दिए, उस पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, पर अब मुझे जीएसटी का इनपुट इन सारी चीजों से मिला हुआ है, इनपुट इन सारी चीजों से मिला हुआ है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 लाख रुपया चार्ज किया, एग्जाम्पल है ये, और इस पे 18% का जीएसटी लिया,
तो 18,000 का मुझे जीएसटी भरना, पर मेरे पास इनपुट ज्यादा का पड़ा है, तो मुझे जीएसटी भरना ही नहीं होगा, ये जीएसटी बच जाए, ये पैसा बच जाए। तो आपको ये समझने की चीजें हैं जो आप समझ सकते हो, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो रेदर देन सेइंग कि आप मुझे हर महीने एक सैलरी दो हर फिक्स, आप उन्हें इनवॉइस रेज कर सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो, सो दैट आप अपने आप को ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड दिखा पाओ। बट इसके नुकसान भी है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है इसको इस महीने पैसा आ रहा है, अगले महीने नहीं आया तो। पर अगर आपको जॉब में हर महीने सैलरी आ रही है तो आपको लोन मिलना आसान हो जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, जो मेन टॉपिक था कि हाउ विल यू सेव मनी ऑन अ कार परचेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की वैल्यू तो बहुत ही कम होती है, पर उसके ऊपर जीएसटी लगता है, सेस लगता है, फिर रोड टैक्स लगता है, बहुत सारी चीज़ें बताई। आप रोड टैक्स कैसे बचा सकते हो वो मैंने आपको बताया, लोग कैसे बचा रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, जीएसटी किन सर्कमस्टांसेस में मिलेगा, और फाइनली डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। हो सकता है एक बार में आपको वीडियो ना समझ आई हो, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, और आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से एक बार बात कर सकते हैं, वो आपको और भी बेहतरीन एडवाइस दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस और ज़्यादा होता है। सो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइजर और चार्टेड अकाउंटेंट। फाइनली आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अपना प्यार देना, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ अभी भी सवाल है आप कमेंट कीजिएगा, हम उन टॉपिक्स के ऊपर पे वीडियोस बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए, एंड डीमैट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।